हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल के अंदर में। और हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स वेबसाइट को आगे एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारे इनकम टैक्स सीरीज का डे 2 है और आज हम लोग देखेंगे कंपनी और नॉन कंपनी के केसेस में कौन कौन से आईटीआर फॉर्म होते हैं, कौन कौन से टैक्स रेट्स होते हैं और उसके साथ साथ हम और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे हमारे इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने हमारा जो पिछला वाला लेक्चर था वो देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे, पहले जाके उसको देख लो, क्योंकि अगेन ये कंटिन्यूटी में होने वाला है। लास्ट वाले वीडियो के अंदर में हमने इंडिविजुअल एचयूएफ को कवर कर लिया था, तो आज हम लोग कंपनी और नॉन कंपनी को कवर करने वाले हैं। पहले कंपनी से स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, कंपनी में ना दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। जो कंपनी हमारे इंडिया में बनी है डोमेस्टिक कंपनी, जो हमारी कंपनी इंडिया के बाहर बनी है वो क्या होगी भाई, फॉरेन कंपनी होगी। तो डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इसमें और भी क्लासिफिकेशन होती है, बट अभी के लिए इतना याद रखो, डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी इतना चल जाएगा भाई। इंडिया वाली डोमेस्टिक, इंडिया के बाहर वाली फॉरेन। और भी क्लासिफिकेशन इतना सिंपल नहीं है, बट अभी के लिए इतना समझ सकते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, रिटर्न एंड फॉर्म एप्लीकेबल टू मी। डोमेस्टिक कंपनी को कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है भाई, देखो वालों। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं आईटीआर नंबर 6, कहते हैं एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज अदर देन दोज क्लेमिंग एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। कंपनी इंक्लूडिंग इंडियन कंपनी, जितनी भी कंपनी हमारे इंडिया में बनी है इंडियन कंपनी, प्लस बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। कोई दूसरी बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट भी हो सकती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर किसी और लॉ के हिसाब से बनाई गई है। और एनी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन ऑफ बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन विच इज डिक्लेयर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द बोर्ड टू बी अ कंपनी या सेक्टर। अब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, देखो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी है, बट उसको डिक्लेयर किया गया भाई स्पेशली कि भाई वो कंपनी रहेगा, ठीक है, तो भी हम उससे क्या मानेंगे, तो भी हम उससे कंपनी मानेंगे और उसके लिए भी रिटर्न ये वाली हमारी फाइल होगी। एक और हमारे पास आईटीआर 7 एप्लीकेबल टू द पर्संस इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A एंड सेक्शन 139 4B और सेक्शन 139 4C या 139 4D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो ये चार अलग अलग इन्होंने सेक्शंस गिनवा दिए। अब वैसे तो कंपनीज को आईटीआर 6 फाइल करना है, बट अगर इन चार केसेस में आ गए तो उनको भाई ये आईटीआर 7 फाइल करना है। नंबर 1 क्या बोलता है भाई, 139 4A हमें बताता है इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट होली और इन पार्ट फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। अगर भाई आपकी इनकम डिराइव हुई है किसी प्रॉपर्टी से जो आपने रिलीजियस पर्पस से या चैरिटेबल पर्पस से अपने पास हेल्ड किया हुआ है, तो इस केस में आपको आईटीआर 7 फाइल करना है। उसके अलावा 139 4B कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो उस केस में उसको भाई यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है, ना कि कोई दूसरा रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। अब इसमें देखो ऊपर इन्होंने बोला था एप्लीकेबल टू पर्संस। पर्संस मींस बहुत टाइप के पर्सन भाई, इंक्लूडिंग कंपनी, कंपनी के अलावा अलग भी। अब सीईओ जो होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो तो इंडिविजुअल होगा, नॉर्मल इंडिविजुअल रहता है भाई, वो इंडिविजुअल भी यहाँ पे फाइल करेगा, बिल्कुल फाइल करेगा, यहाँ पे मेंशन है स्पेसिफिकली, ये स्पेशल प्रोविजन है। देन 139 4C हमें बताता है वेरियस एंटिटी लाइक रिसर्च एसोसिएट या न्यूज एजेंसीज एसेट्रा मेंशन इन सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो भाई सेक्शन नंबर 10 के अंदर में कुछ जो है एसोसिएशंस को मेंशन किया गया है, वो भी यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रही है। उसके अलावा 139 4D बोलता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या कोई और इंस्टीट्यूशन है जिसको कि सेक्शन नंबर 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रिस्क्राइब किया गया है, तो भी उसको रिटर्न कहाँ फाइल करना है, आईटीआर 7 में करना है। आप बोलोगे सर ये क्या पुराना पुराना पढ़ा रहे हो, 1961 तो हट गया ना, अब तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया। तो अगेन हमने पिछले लेक्चर में इस चीज को समझा था कि इस साल जो आईटीआर हम लोग फाइल करने वाले हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की होने वाली है, असेसमेंट ईयर 2026-27 की होने वाली है, जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट अभी भी 1961 ही अप्लाई होता है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके अलावा भाई 26AS और AIS इन दोनों को मैच करना होता है। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ना 26AS और AS के बारे में बात नहीं किया था, तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूं। देखो, कभी भी जब कोई हमारा या किसी कंपनी का भी, किसी पर्सन का, जब कोई बंदा TDS डिडक्ट कर लेता है ना, तो उस TDS को जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। अब TDS बहुत आसान भाषा समझो, देखो मैंने किसी कंपनी के लिए कुछ काम किया, वो कंपनी वाला मेरे को 1 लाख रुपए देने वाला था, उसने उसमें से 10,000 रुपए काट लिए, 90,000 रुपए मुझे दे दिए और 10,000 रुपए TDS के नाम पे काट लिए, ठीक है। अभी TDS के नाम पे काट लिया, वो पैसे का करेगा क्या, पैसे तो मेरे ही है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई जो आपने पेमेंट किया उसमें से 10% आपने TDS काटा, उस TDS को गवर्नमेंट के पास जमा करो, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट के पास वो कंपनी 10,000 रुपए जमा करवाने के लिए जाएगा तो वो बताएगा ना कि भाई ये अभिजीत जी के पैसे हैं 10,000,
उन्हीं को देना। तो ये कैसे बताएगा? ये हमारे पैन नंबर के जरिए बताएगा। तो वो कंपनी मेरे पैन नंबर लिखेगी, उसके आगे 10,000 अमाउंट लिखेगी और उसके हिसाब से चालान डिपॉजिट करेगी, रिटर्न फाइल करेगी और मेरे पैन कार्ड के ऊपर में वो अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी कंपनीज या जितने भी पर्सन हमारा टीडीएस काटते, चाहे किसी भी अमाउंट को काटे, उनको उस टीडीएस को जमा करवाना होता है, उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है हमारे पैन कार्ड के ऊपर में, जिससे कि वो हमारे को रिफ्लेक्ट हो सके, वो उसका क्लेम हमें मिल सके। अब भाई मैं यानी कि अभिजीत चौधरी कैसे पता लगाएगा कि जिस कंपनी ने मेरा टीडीएस काटा है उसने जमा करवाया या नहीं करवाया? तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं चेक करूंगा अपना 26 ईयर्स। जैसे ही मैं अपना 26 ईयर्स फॉर्म निकालूंगा उसमें मुझे पता लग जाएगा कौन कौन सी कंपनी ने मेरा कौन कौन सी कंपनी ने मेरा टीडीएस काटा हुआ है और उसने जमा करवाया या नहीं करवाया। ठीक है, अब टीडीएस जमा करवाने की वजह से तो हमें जिस भी मंथ में टीडीएस काटते हैं उसके अगले महीने जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, बट जो रिटर्न फाइल होती है वो 3 महीने की रिटर्न एक साथ फाइल होती है। तो जमा करवाते ही मेरे को 26 ईयर्स में शो नहीं होगा, वो कब शो होगा? जब कंपनी रिटर्न फाइल करेगी उसके बाद शो होगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी देखो, अभी के लिए बस मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जब हम लोग आईटीआर फाइलिंग वगैरह लाइव करके मैं दिखाऊंगा उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा 26 ईयर्स और कितने अच्छे तरीके से काम करता है। बट अभी के लिए इतना समझना भी अपने लिए ठीक है। एआईएस क्या होता है भाई? एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया। ये क्या करता है? ये आपके पैन कार्ड पे जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करता है पूरे साल में। और जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लग जाते हैं ना, तो ये पूरा स्टेटमेंट तैयार करके दे देता है। मीन्स सर, मीन्स अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हो तो ये पहले ही आपको बता देगा कि आपकी सैलरी कितनी कटी है, आपकी सैलरी कितनी बनी है, उसमें टीडीएस कितना कटा है, वो कितना जमा हुआ है। अगर आप कोई बिजनेसमैन कर रहे हो तो उसमें आपका टीडीएस कितना कटा, उसके बेसिस पे आपकी इनकम कितनी बनी है वो आपको बता दिया जाएगा। तो उसके साथ साथ और भी मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें पता लग जाती है। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हो, अगर आप शेयर्स खरीद बेच रहे हो तो वो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पता लग जाते हैं। बैंक से जो हमें इंटरेस्ट आता है वो भी हमें यहाँ पे पता लग जाता है। तो बहुत सारी चीजें हमें पता लग जाती है। तो जितने भी टैक्स कंसल्टेंट है ना, उन लोगों का काम कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता है यार। क्यों? क्योंकि हमें इसके जरिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। हाँ, नो डाउट हम सिर्फ इसके बेसिस पे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, बट वेरिफिकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो एआईएस इस तरीके से काम करता है भाई। ठीक है, अभी देखो बहुत बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया, डिटेल में हम लोग समझेंगे, बट अभी नहीं भाई। अभी हम लोग समझेंगे टैक्स स्लैब कि कंपनी को टैक्स कितना जमा करवाना पड़ता है। इस चीज को हम समझते हैं। देखो नीचे है यहाँ पे मेंशन टैक्स स्लैब फॉर डोमेस्टिक कंपनी। भाई डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या टैक्स स्लैब है? तो कहते हैं भाई सबसे पहले इसकी क्या अलग अलग क्राइटेरिया है। स्टार्ट होता है 25% से लेकर और मैक्सिमम 30% तक जाता है। तो बेसिक तो आप याद रखो, किसी भी डोमेस्टिक कंपनी को भाई 30% टैक्स अप्लाई होता है। ठीक है, उसके अलावा टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट हमारा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में अगर वो एक्सीड नहीं करता है 400 करोड़ के, 400 करोड़ तक है, तो गवर्नमेंट बोलता है फिर आप तो एक छोटी कंपनी होगी यार, स्मॉल कंपनी होगी। अगर आपकी स्मॉल कंपनी होगी तो आपको टैक्स जमा करवाना है सिर्फ 25%। ठीक है जी। और अगर उसने ऑप्ट किया है सेक्शन 115 बी ए को, कंपनी ने अगर इस वाले ऑप्शन को ऑप्ट किया है तो उसे रिटर्न में टैक्स रेट पे करना पड़ेगा सिर्फ 25% का। आप देखो इसमें दोनों में सेम ही सेम है वैसे, लेकिन अगर उसने 115 बी ए को ऑप्ट किया है तो उसे 22% का कंसेशन रेट अप्लाई होगा। यहाँ पे रेट कंसेशन हो जाता है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें अप्लाई होती है। अगर उसने ऑप्ट किया है 115 बी को, तो ऐसे केस में 15% का बिजनेस इनकम या 22% का अदर देन बिजनेस इनकम का टैक्स रेट उसके ऊपर अप्लाई होता है। और डोमेस्टिक कंपनी भाई अगर इस क्राइटेरिया में कवर नहीं हो रही तो उसके ऊपर डायरेक्ट 30% का टैक्स अप्लाई होता है। अब देखो टैक्स यहाँ पे है, बट इन सबके ऊपर में सरचार्ज अलग से लगता है, इन सबके ऊपर में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अलग से लगता है। अब सरचार्ज की यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है कि अगर भाई 1 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको 7% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। बट अगर 10 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो आपको 12% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और वही अगर कंपनी ने ऑप्ट किया है 115 बी डबल ए को या 115 बी ए बी को, तो इस कैटेगरी में 10% का उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा डायरेक्ट फ्लैट, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। अब अगर किसी की इनकम कम है और उसने ऑप्ट कर लिया भाई 115 बी ए 22% वाला या फिर 15% वाला, दोनों केसेस में उसको 10% एक्स्ट्रा उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। बट 10% जो टैक्स अमाउंट आएगा उसका, ना कि टोटल इनकम का। ठीक है, अभी मार्जिनल रिलीफ नहीं बताऊंगा, वो हम किसी और लेक्चर में समझ लेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज भाई जो भी आपका टैक्स पेबल बनता ना, जो भी, चाहे इंडिविजुअल का हो, कंपनी का हो, किसी का भी हो, उसके ऊपर में जब हमारा टोटल टैक्स निकल जाता है उसके बाद 4% का हमें एक्स्ट्रा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे पेमेंट करना पड़ता है।
अब भाई ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे गवर्नमेंट हमसे पैसा क्यों ले रही है? जैसा कि नाम से डिफाइन हो रहा है, गवर्नमेंट हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट हमसे 4% का सेस ले रही है, 2% हेल्थ का, 2% एजुकेशन का। ठीक है भाई, ये ओवर एंड अबव रहता है। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैट और ईएमटी वगैरह, बट वो सब कुछ मैं अभी नहीं बताने वाला। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक रख रहे हैं अभी के लिए हम लोग अपने लेक्चर को। उसका भाई फॉरेन कंपनी पे आते हैं फटाफट। फॉरेन कंपनी में अगर मैं फॉर्म्स और टैक्स रेट की एप्लीकेबिलिटी की बात करता हूँ, तो भाई कौन से फॉर्म हमें फाइल करने हैं? अगेन देखो, फॉर्म वही है, फॉर्म ITR 6, ITR 7, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ITR 6 में इंडियन कंपनी के साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर की अगर कोई कंपनी है ना, तो भी उसको यही रिटर्न फाइल करना है। और इसमें तो याद ही होगा आपको, ITR 7 में अभी मैं डिस्कस किया भाई, 4 क्राइटेरिया है, अगर उसमें फॉल करते हो तो आपको ये रिटर्न फाइल करना है। ठीक है जी, 26 AS और AIS ये दोनों हमने समझ लिया था मोटे मोटे तौर पे। ये सभी हम लोग समझेंगे फॉर्म वगैरह, भाई क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब यहाँ समझो भाई, टैक्स रेट की हम लोग बात करें, टैक्स स्लैब फॉर द फॉरेन कंपनी। तो भाई सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एनी इनकम 35% भाई, 35% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट रॉयल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न इन परस्यूइंग ऑफ एन एग्रीमेंट मेड विद इंडियन कंसर्न, भाई अगर इंडियन गवर्नमेंट से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है, या इंडियन किसी कंसर्न से पैसा आ रहा है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है अगेन स्पेसिफिकली, तो उस केसेस के अंदर में आपके लिए क्या होगा भाई, आपके लिए 50% का टैक्स रेट अप्लाई होगा, वरना आपके लिए 35% का टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो ये यहाँ पे सिस्टम है। ठीक है, पहले 40% हुआ करता था यार, इसमें भी डिस्काउंट कर दी गवर्नमेंट ने। खैर, सरचार्ज की बात करते हो भाई, अगर आपका 1 करोड़ से जा रहा है तो 2% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा, अगर आपका 10 करोड़ से जा रहा है तो 5% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। आप देख रहे हो, फॉरेन कंपनी के केसेस में सरचार्ज कम है, बट इंडियन कंपनी के केसेस में सरचार्ज ज्यादा है। हेल्थ एंड एजुकेशन से भाई इसे भी पे करना पड़ता है, 4% का कोई इससे नहीं बचा हुआ। ठीक है जी, तो हमने भाई इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी हमने दोनों समझ लिया भाई, रिटर्न फाइल कौन सी करना होता है, टैक्स कौन सा अप्लाई होता है, दोनों हमने समझ लिया। इसके बारे में कुछ नॉन कंपनी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि भाई कितने टाइप के एसएससी होते हैं। तो सर एसएससी क्या होते हैं? एसएससी यानी कि वो लोग जो अपनी ITR फाइल करते हैं, जिन्हें पर्सन बोला जाता है या एसएससी बोलता है। एसएससी मींस एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम असेस किया जा रहा है इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत। असेस मींस मान लो कैलकुलेट किया जा रहा है, जिसकी इनकम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग उसे फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉम्प्यूटेशन बना रहे हैं जिसका हम लोग, ताकि हम उसका टैक्स निकाल सके। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एसएससी। अब सर एसएससी कितने टाइप के हो सकते हैं? तो सबसे पहला एसएससी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले वाले टैब में, भाई इंडिविजुअल और HUF हो सकता है। इंडिविजुअल कौन होते हैं सर? इंडिविजुअल यानी कि लड़का लड़की कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी एक अकेला पर्सन है ना, सिंगल सिंगल बंदा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल बोलेंगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। HUF क्या होते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इनकम टैक्स के हिसाब से। भाई अगर आपने HUF का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आप HUF की कैटेगरी में आ जाओगे भाई। देन है कंपनी, कंपनी के लिए भी अगेन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। उसके बाद आते हैं सर, ये तो 3 तरह के एसएससी हमने डिस्कस कर लिए ना, एक इंडिविजुअल HUF हमने डिस्कस किया, फिर कंपनी हो गया, और कौन कौन होते हैं भाई? और होते हैं हमारे पास AOP, BOI, ट्रस्ट और AGP। सबसे पहले AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी अगर आपका कोई ग्रुप है तो उस केसेस में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ट्रस्ट, ट्रस्ट होते हैं भाई बहुत सारे, आपने सुनोगे बहुत सारे अलग अलग ट्रस्टों के नाम होते हैं, तो वो ट्रस्ट जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। AGP होता है हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं कैटेगरी के अंदर में, ये भी एक तरीके का एसएससी माना जाता है। देन वी हैव हमारे पास, अच्छा AGP हो गया अपना, ठीक है, उसके बाद अपने पास फर्म और LLP। अब सर फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात नहीं कर रहे। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को अपना इनकम टैक्स के अंतर्गत जो है ना इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखा जा रहा है, उसको अलग से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न वही उसी में जाता है। ठीक है, बट अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपकी इस कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आपकी LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो भी आप यहाँ पे आ जाओगे। अब जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन कार्ड हम लोग इनकम टैक्स प्रोविजन के बेसिस पे ही बनाते हैं, बट उसका जो एग्रीमेंट वगैरह बनता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बनता है। और जो LLP होता है, LLP का रजिस्ट्रेशन होता है LLP एक्ट 2008 के हिसाब से। तो इन सब के पीछे अलग अलग कानून अप्लाई हो रहे हैं। देन वी हैव लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी यानी कि अपने भाई लोकल गवर्नमेंट, अपने MCD वगैरह और दूसरे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है लोकल लेवल पे काम करने वाले लोग, वो सब लोकल अथॉरिटी के अंदर में आ जाते हैं। तो ये है भाई हमारी सारी की सारी कैटेगराइजेशन। ठीक है, और इन सब के लिए अलग अलग होता है, जैसे इंडिविजुअल HUF का हमने पढ़ा अलग अलग होता है, कंपनी में डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी का अलग अलग होता है, ऐसे ही भाई इन सब का भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AOP, BOI, ट्रस्ट या AGP, ये लोग कौन से रिटर्न फाइल करते हैं?
तो ये लोग भाई रिटर्न फाइल करते हैं ITR 5। देखो, फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी ट्रस्ट हो गया, ई स्टेट्स ऑफ डिगीज पर्सन हो गया या स्टेट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, बिजनेस ट्रस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, सब लोग यही रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ITR 7 अगर इन 4 कैटेगरी में आ गए तो आप ITR 7 फाइल करोगे, वरना आप ITR 5 फाइल करोगे। ठीक है, 26 ये हमने समझ लिया भाई। अपने को चाहिए टैक्स रेट। टैक्स रेट देखो, टैक्स स्लैब रेट क्या अप्लाई हो रहा है, तो भाई ये है हमारा टैक्स स्लैब रेट। AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केसेस में भाई ये होता है हमारा टैक्स स्लैब रेट। ठीक है, ये ओल्ड वाले टैक्स स्लैब रेट है और ये न्यू वाले टैक्स स्लैब रेट है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे कि भाई वो जो हमारा सिस्टम चल रहा था अपना क्या था, इंडिविजुअल HUF वाला, उसी के जैसे जैसे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगेन हमने पढ़ना पहले ही सीख लिया भाई टैक्स स्लैब क्या क्या होता है, तो अभी मैं आपको अगेन रिपीट नहीं करवाने वाला। बट हाँ, ये हमारे पास टैक्स रेट्स होते हैं जिसमें भाई ओल्ड वाले हैं, हमारे पास न्यू वाले, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, नॉन कंपनी भाई फर्म और LLP। फर्म और LLP के ऊपर में अगर मैं बात करूं भाई रिटर्न, तो सबसे पहले रिटर्न कौन सा फाइल करते हो, तो ITR 4 यहाँ पे फाइल किया जा रहा है और ITR 5 भी फाइल किया जा सकता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप 4 की कैटेगरी में आ रहे हो तो आप 4 में फाइल करो, वरना आप 5 की कैटेगरी में आ रहे हो तो 5 फाइल करो। ठीक है, क्योंकि ITR 4 में आई थिंक हमने पढ़ा था कि भाई फर्म की भी यहाँ पे फाइल किया जा सकता है। इंडिविजुअल HUF हु इज रेसिडेंट और अ फर्म, देखो यहाँ पे है ना, और अ फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे ITR 4 फाइल कर सकती है, बट LLP नहीं कर सकती। तो LLP को भाई नीचे फिर ITR 5 फाइल करना पड़ेगा, या जो फर्म वो भी अपना फाइल कर सकती है। अब देखो, फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म ITR 5 में भी कवर है, ITR 4 में भी कवर है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ITR 4 की लिमिट हमने पढ़ी थी पिछली बार कि भाई अगर हमारी टोटल इनकम सिर्फ 50 लाख तक है तभी हम ये फाइल कर सकते हैं, वरना आपको ये फाइल करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। और टैक्स रेट क्या अप्लाई हो रहा है सर जी? टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है हमारे पास फॉर द असेसमेंट 26-27 पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग इन LLP इज टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 30%। 30% का फ्लैट टैक्स लगता है हमारा LLP और फर्म के ऊपर में। अब आप देखो, अगर आपने कंपनी बनाया तो वहां पे आपको टैक्स कितना लग रहा था, क्योंकि अगर 400 करोड़ की कंपनी, 400 करोड़ के टर्नओवर से नीचे की कंपनी है तो सिर्फ 25% का लग रहा था। उसमें भी अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह में जाते हो तो 22% और 15% तक का लग रहा है। लेकिन यहाँ पे तो LLP अगर आपने बना ली, फॉर्म बना ली, तो आपको कितने परसेंट टैक्स लग रहा है? 30%। तो भाई अगर आपने LLP बनाया ना और अगर आपने कंपनी बनाया तो इस पॉइंट पे क्या लग रहा है कि भाई कंपनी बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इनकम टैक्स में भाई इसमें और भी फंडे हैं, जिसमें आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा कि कैसे LLP टैक्स के हिसाब से ज्यादा अच्छा बेनिफिट माना जाता है कंपनी के मुकाबले। ठीक है, कंपनी में नुकसान होता है भाई टैक्स के हिसाब से, LLP ज्यादा बेनिफिट माना जाता है। ठीक है जी, कंपनी इसका अपने पास लोकल अथॉरिटी, भाई लोकल अथॉरिटी के लिए सबसे पहले कौन सा रिटर्न फाइल करते हैं सर? तो ITR 5 फाइल कर सकते हो आप, ITR 7 फाइल कर सकते हो अगर आप 4 कैटेगरी में आ गए तो। टैक्स कौन सा अप्लाई होगा? तो भाई टैक्स अप्लाई होता है हमारा फ्लैट 30% का, सीधे सीधे 30% का टैक्स स्लैब रेट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, बताओ समझ में आ रहा है क्या? सही जी, कोई दिक्कत? एक सेकंड, टैक्स स्लैब रेट था हमारा। यहाँ पे टैक्स स्लैब रेट में ना, टैक्स स्लैब फॉर AOP, BOI और AGP तो हमारा हो गया था, बट इसके अंदर में ट्रस्ट एंड सोसाइटी रह गया था, भी है ना टैक्स। एक मिनट, तो जो हमारे ट्रस्ट हैं, अगर ट्रस्ट जो है यहाँ पे देखो मेंशन है कि ट्रस्ट विच आर नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस एंड रिक्वायर्ड अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसका जो असेसमेंट होगा ना वो AOP के जरिए ही होगा, AOP ही उसे मान लिया जाएगा, तो उसके ऊपर भी यही वाला टैक्स स्लैब रेट ही अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे काफी चीजों को कवर कर लिया। एक तो हमने कवर किया कि भाई कंपनी में अलग अलग टाइप की कंपनी, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी में कौन से फॉर्म अप्लाई होते हैं, कौन से टैक्स रेट अप्लाई होते हैं। नॉन कंपनी के केसेस में हमने समझा कि अलग अलग टाइप के SSC कौन से होते हैं और उनके केसेस में कौन से हमें ITR फॉर्म चूज करने और कौन सा हमें टैक्स रेट चूज करना है। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग और भी डिटेल में हम लोग यहाँ पे चीजों को समझने वाले हैं। तो भाई बने रहे हमारे चैनल के साथ। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टैक्सेशन ऑफिशियल आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाता रहता है।